हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 मैथ्स 1 का, जिसका नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग। और इसके अंदर हम देखने वाले हैं 4.1। और इस लेसन में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है जीएसटी, जिसका फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस है, जो एक टैक्स है स्टूडेंट्स। और एक चीज़ ये आपको यहाँ पे बताना है कि पहले जो भी टैक्सेस होते थे वो बहुत सारे टैक्सेस होते थे, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे हो। इतने सारे टैक्सेस होते थे, अलग अलग जगह पे अलग अलग टैक्सेस दिए जाते थे। लेकिन अब ये हो रहा है कि इन सभी टैक्सेस को मिला के एक टैक्स बना दिया गया है, जिसको बोलते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसमें गुड्स क्या है, सर्विसेज क्या है, ये आप समझिए। उसके बाद फिर आपको मैं समझा रहा हूँ, मतलब आपको एक यहाँ पे एग्जांपल्स दे रहा हूँ। उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। तो एक टेबल है टेक्स्ट बुक में, जहाँ पे आप गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में देखोगे। जिस टेबल में यहाँ पे देखिए फर्स्ट सीरियल नंबर में दिया है 0 रेटेड। मतलब कुछ गुड्स या कुछ सर्विसेज ऐसे भी हैं जिन पे कोई भी टैक्स लिया नहीं जाता है। जैसे देखिए एसेंशियल कमोडिटीज़ लाइक फूड ग्रेन्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, मिल्क, सॉल्ट, अर्दन पॉट्स एक्सेट्रा। तो ये गुड्स हो गया जिसके अंदर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। और दूसरा सर्विसेज दिया, देखिए आप सर्विसेज क्या होता है आप यहाँ पे समझ में आएगा आपको कि चैरिटेबल ट्रस्ट एक्टिविटीज़, ट्रस्ट के जो एक्टिविटीज़ होते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है, यूज़ ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस, पब्लिक लाइब्रेरी, एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विस एक्सेट्रा। इन सभी चीज़ों पे कोई टैक्स, कोई जीएसटी वसूल नहीं किया जाता है। फिर देखिए 5% जीएसटी, जिसको लो रेटेड बोलते हैं, वो इन गुड्स पे है, जो एक नज़र आपको देखना है। सिर्फ यहाँ पे बता रहा था, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब आपको बाय हार्ट नहीं करना है कुछ भी। किसके ऊपर कितना परसेंट रहेगा, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि हमको ये सब बाय हार्ट करना है, गुड्स के ऊपर कितने परसेंट है, कौन कौन से गुड्स के ऊपर, कौन कौन से सर्विस के ऊपर, तो ये कुछ भी नहीं करना है आपको। सिर्फ ये टेबल को एक बार आप रीड करना है। तो इससे आपको सिर्फ गुड्स क्या होते हैं और सर्विसेज क्या होते हैं ये आपको क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चंस के अंदर आपको ऐसे कुछ भी पूछे नहीं जाएंगे कि ये गुड्स पे कितने का परसेंट होते हैं, वो गुड्स पे कितने होते हैं। क्वेश्चन में जो भी जीएसटी के रेट्स रहेंगे वो दिए हुए रहेंगे स्टूडेंट्स, आपको फिगर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये इतना आपको समझना है कि गुड्स क्या है, सर्विसेज क्या है। और उसके बाद हम चलते हैं इनवॉइस के ऊपर, कि जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं किसी से तो हमको एक इनवॉइस मिलता है, जिसको बिल बोलते हैं, रिसीट बोलते हैं। तो वो चीज़ थोड़े थोड़े पैटर्न चेंज हो सकते हैं लोगों के लिए, लेकिन मेन चीज़ें इसके अंदर ये होती हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि टैक्स इनवॉइस ऑफ गुड्स परचेज। एक सैंपल है कि हमने क्या किया है, कुछ गुड्स परचेज किया, कुछ चीज़ें हमने खरीदा है, तो उसका हमको एक बिल मिला है। उसके अंदर सारे डिटेल्स लिखे हुए। या ऐसा बिल आपको बनाना पड़ता है अगर आप सप्लायर हो, और आपको मिलता है अगर आप परचेज कर रहे हो। तो देखिए यहाँ पे सप्लायर का जो नाम है वो है A to Z स्वीट मार्ट। तो एक मिठाई की दुकान है जिसका ये एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें ये सारी चीज़ आपको लिखना ज़रूरी है। फिर ये इनवॉइस नंबर, मतलब बिल का नंबर, बिल के जैसे नंबर होते हैं। आपने अपने जो दुकान से कितने बिल अभी तक फाड़े हैं, जैसा आप बोल सकते हैं, वो उसको वो बिल नंबर से आपको समझ में आएगा। फिर ये इनवॉइस का डेट है। इनवॉइस का डेट मतलब कि बिल जिस दिन आपने इश्यू किया है उस दिन का डेट आपको बताना है। और ये जीएसटी है, GSTIN बोलिए या GST बोलिए, ये एक 15 डिजिट का एक नंबर है स्टूडेंट्स, जिसमें आपको अच्छी तरह समझना है। और ये 15 का 15 ही होता है, ना ही 16 ना ही 14, ऐसा कुछ नहीं। जिसमें से स्टार्टिंग का जो 2 नंबर आप देख रहे हो ये कोई भी स्टेट का कोड होता है। जैसे महाराष्ट्र का कोड है 27। तो इस जीएसटी से ये समझ में आएगा कि ये जो स्वीट मार्ट है ये महाराष्ट्र के अंदर रजिस्टर्ड है। उसके बाद फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H तक जो आप देख रहे हो, ये जो 10 नंबर्स आप देख रहे हो, या 10 अल्फ़ा न्यूमेरिकल अल्फ़ाबेट और नंबर्स देख रहे हो, ये पैन कार्ड का नंबर है। जिसके नाम से ये स्वीट मार्ट है, उसका जो पैन कार्ड का नंबर है वो यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा हुआ रहता है। तो स्टार्टिंग का 2 डिजिट जो है वो आपको मैंने बताया, वो एक कोई भी स्टेट का मतलब वो कोड होता है। महाराष्ट्र के लिए 27 है। अगर आप अदर स्टेट में हो तो वहाँ का रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से वहाँ का जो नंबर रहेगा वो यहाँ पे 2 डिजिट पे आ जाएगा। उसके बाद फिर 10 डिजिट 10 डिजिट जो रहेगा यहाँ तक, वो हो जाएगा आपका पैन कार्ड नंबर। तो 10 + 2 13 हो जा रहा है, तो 15 होने के लिए 3 बच रहा है, तो ये लास्ट का 3 बच रहा है। जिसमें से ये जो देख रहे हो थर्ड लास्ट पोजीशन पे 1, ये नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन बताता है, जैसे कितना कंपनी आपने रजिस्टर किया है आपके इस पैन कार्ड के बेस पे। तो एक है, एक का मतलब है कि इन्होंने एक कंपनी रजिस्टर किया है।
और फिर ये z जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट है स्टूडेंट्स, ये हमेशा हर जगह पे रहेगा, अभी तक इसको बाय डिफ़ॉल्ट रखा गया है। और लास्ट का जो 5 है ये चेकसम या एरर रिपोर्ट के लिए होता है, ये वेरिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ये अभी आपको समझना भी नहीं है, आपको समझेगा भी नहीं, सिर्फ इतना समझना है कि ये कुछ एरर के लिए यूज़ किया जाता है जिससे वो वेरीफाई करते हैं। ये डिफ़ॉल्ट है, ये है नंबर ऑफ़ रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे 1 लिखा है मतलब एक रजिस्ट्रेशन है, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 9 तक सिंगल रहेगा, 10 रहेगा तो ऐसा नहीं कि 16 डिजिट बन जाएगा, 10 रहेगा तो ए आ जाएगा, और 11 रहेगा तो बी आ जाएगा, इस तरीके से रहेगा। और इसी तरह 35 तक पहुँचेंगे तो जेड तक ऐसा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको ये सारे चीज़ों के ऊपर मेरे हिसाब से क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, आपको फिर भी याद रखना है कि ये 2 डिजिट कोड होता है स्टेट का, फिर उसके बाद के 10 डिजिट पैन कार्ड के नंबर होते हैं, ये 2 + 10 12 ये 30 जो प्लेस का नंबर होता है वो नंबर ऑफ़ रजिस्ट्रेशन होता है। जेड बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, ये हमेशा हर GST IN नंबर पे लिखा हुआ रहेगा। और फिफ्थ जो है वो चेकसम है या एरर रिपोर्ट के लिए या वेरिफिकेशन के लिए जो नंबर होता है वो ऐसा लिखा हुआ है, तो ये आपको याद रखना है, इस नंबर से वो लोग वेरीफाई करते हैं कुछ। तो इतना चीज़ आपने समझा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे SR नंबर समझिए, सीरियल नंबर, तो आपने कितनी चीज़ें परचेज़ किया है उसका नंबर है। आपने 5 प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिया है, 5 गुड्स आपने लिया है। और ये HSN कोड क्या है, HSN कोड और उसके बाद जो बाजू में लिखा है देखिए नेम ऑफ प्रोडक्ट, आपने लिए हैं पेड है लेकिन उसके लिए कोड बनाया गया है 210690। तो ये कोड कुछ भी हो सकता है, ये 210690 होगा ऐसा नहीं, ये आप अपने स्वीट मार्ट के लिए, अपने कंपनी के लिए जो आप फिक्स करते हो, जो डिसाइड करते हो वो, जैसे H5 मतलब आपके हिसाब से पेड़े हो जाएंगे। जैसे आपने कहीं पे कोड वर्ड जैसा समझा है, कोड वर्ड ऐसा समझिए कि सामने वाले को ना समझ में आए, आपको समझ में आए कि हाँ ये मेरा ये प्रोडक्ट की बात चल रही है, ऐसा कुछ भी आप समझिए। आपको एक कोड यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है, जो कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको कोई एक पैटर्न फॉलो करना पड़ता। आपके प्रोडक्ट, आपका जो भी प्रोडक्ट है आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हो। तो ये सब आइटम्स जो यहाँ पे आप देख रहे हो, प्रोडक्ट जो देख रहे हो, उनके प्लेस पे ये कोड लिखा हुआ है। उसके बाद ये एक्चुअल प्रोडक्ट है, पेड़े, फिर चॉकलेट, आइसक्रीम, ब्रेड और बटर, ये आपने ख़रीदा है तो ये नेम ऑफ प्रोडक्ट है। फिर रेट में है कि एक्चुअल में रेट क्या है उसका उस मार्ट में। तो पेड़ा जो है या पेड़े जो है वो 400 रुपीज़ है पर केजी का, 1 किलो का 400 रुपया है। चॉकलेट का एक बार जो एक आप लोगे वो 80 रुपीज़ में आपको मिलेगा। आइसक्रीम 200 रुपीज़ है पर पैक का, ब्रेड ₹35 है, और बटर जो है 500 रुपीज़ है पर केजी का। लेकिन आपने कितना ख़रीदा वो यहाँ पे क्वांटिटी 400 रुपीज़ था 1 किलो का, लेकिन आपने 500 ग्राम लिया, आधा किलो लिया है। तो इसका मतलब है कि आपको 400 रुपया नहीं देना पड़ेगा, आपको 200 रुपये देना पड़ेगा। तो ये है टैक्सेबल अमाउंट। देखिए टैक्सेबल अमाउंट वो अमाउंट है जिसके ऊपर आपको टैक्स देना है। जैसे अभी एक प्रोडक्ट आपके लिस्ट में यहाँ पे दिख रहा है कि 400 रुपये की किलो की वो चीज़ थी, लेकिन आपने लिया सिर्फ हाफ केजी, आधा किलो लिया है, तो 400 का हाफ हो जाएगा 200। तो आपका जो ये 200 है इसके ऊपर अभी टैक्स लगा नहीं है फिलहाल, इसलिए इसको टैक्सेबल अमाउंट बोलेंगे जब तक टैक्स नहीं लगा हुआ रहता है। फिर आपने चॉकलेट का एक बार लिया तो आपको 80 रुपीज़ वो भी देना पड़ रहा है, वो 80 रुपीज़ वो भी ऐड हो रहा है। 200 रुपीज़ का पर पैक था और आपने एक 1 पैक लिया है 500 ग्राम का, तो आपको फिर पूरा मतलब 1 पैक में 500 ग्राम आता है ऐसा समझिए, और 200 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा एक पैक का, तो आपको पूरा का पूरा 200 रुपये देना पड़ेगा। फिर 35 रुपीज़ ब्रेड है, आपने एक पैक लिया है मतलब एक पैकेट लिया है तो आपको 35 रुपीज़ देना पड़ेगा। 500 रुपीज़ पर केजी के लिए बटर है, आपने 250 लिया है, तो यहाँ पे आपका जो पैसा है वो देखिए कितना हो जाएगा, 500 रुपीज़ है पर केजी का, लेकिन आपने हाफ ही लिया है। तो 1 केजी का अगर 500 रुपीज़ है तो सिर्फ पाव किलो आप ऐसा समझिए 250 ग्राम या 250 ग्राम का आपको मालूम है कि इसका 4th पार्ट हो जाएगा जो 125 रुपीज़ हो रहा है। तो ये सब चीज़ जो है ये सब के सब टैक्सेबल अमाउंट है। अभी इन पे टैक्स लगा नहीं क्योंकि इनवॉइस अभी पूरा क्लियर बना नहीं है टोटल। अब आता है देखिए यहाँ पे 2 टर्म आपको देखना है, CGST और आपको देखना है SGST। तो GST तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया। अब CGST और SGST क्या है, तो CGST है सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स, और SGST जो है वो है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जिसका मतलब है कि अगर आपने किसी प्रोडक्ट के ऊपर 100 रुपीज़ टैक्स दिया है, GST दिया है, तो उस पर 100 का हाफ 50 रुपीज़ CGST को सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा, और 50 रुपीज़ स्टेट गवर्नमेंट को। मतलब आप अगर महाराष्ट्र में हो तो आपका जो 50% है, आपने अगर 100 रुपीज़ GST कहीं पे भरा है तो आपका 50 रुपीज़ चला जाएगा महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के पास, और 50 रुपीज़ हमेशा चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो जो आप जो भी GST देते हो आप इतना समझिए कि उसका हाफ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा और हाफ आपके स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगा। तो उसको बोलते हैं CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
तो इसलिए यहाँ पे देखिए टोटल आपको जो आपका जो पेड आपने जो पेड़े लिए हैं उस पर 5% का टैक्स था, टोटल 5% का टैक्स था, लेकिन 2.5% आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, 2.5% आपका स्टेट के पास चला जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पे हमने यहाँ पे मतलब हमको इनवॉइस में यहाँ पे 2.5% लिखना है, तो 2.5% यहाँ पे भी लिखा है। तो अब 200 रुपीज़ का अगर आप 5% निकालते हो तो 5 टू ज़ा 10, 10 रुपया बनता है, लेकिन आपको 5 रुपीज़ चला जाएगा CGST के पास, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और 5 रुपीज़ चला जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। फिर से आपको मैं बता रहा हूँ कि 200 रुपीज़ में देखिए इसके ऊपर टैक्स जो था वो 5% था। यहाँ पे आपको देख रहे हो कितना किसके ऊपर रहेगा, इसका फिक्र आपको नहीं करना, मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तो अगर इसका 10% निकालते हो तो वो कितना आएगा, अगर 200 का 10% आप 5% निकालते हो, 5 to 10 नहीं 2.5 5%, तो 5 टू ज़ा 10, 10 रुपीज़ हो रहा है। तो 10 रुपीज़ में 5 रुपीज़ चला जाएगा CGST के पास और 5 रुपीज़ चला जाएगा SGST के पास। तो 5 + 5 10 और ये 200, तो मतलब इसके ऊपर आपको टोटल अभी भरना है 210, जिसमें से 200 रुपये आपका ओरिजिनल अमाउंट है, टैक्सेबल अमाउंट है, और 10 रुपीज़ आपका टैक्स है। अब ये 5 रुपीज़ आपको हाथ में लेके नहीं जाना है SGST और CGST वालों को देने, ये उनका काम है, ये ऑटोमेटिक ऑडिट होएगा, वो आपको छोड़ देना, आपको 210 रुपीज़ आपका चला जाएगा। फिर आपने जो चॉकलेट लिया था जिसका कीमत आपको 80 रुपीज़ टैक्सेबल अमाउंट पड़ रहा था, उसके ऊपर देखिए 28% GST था, जिसका हाफ 14% CGST हो जाएगा और हाफ 14% SGST हो जाएगा। तो 14 + 14 28%, देखिए काफ़ी हाई इसका GST रेट है। तो 14% अगर आप 80 रुपीज़ का निकालते हो तो 11.20 मिलेगा, और 11.20 यहाँ पे भी मिलेगा। तो 11.20 यहाँ पे चला जाएगा, 11.20 यहाँ पे चलेगा, 11, 22 और 40, 22 और 40 आपको एक्स्ट्रा भरना पड़ रहा है। तो 80 + 22 और 40 अगर करोगे तो 102 रुपीज़ 0.40 पैसे आपको टोटल GST के साथ इसके ऊपर पड़ रहा है आपका चॉकलेट के ऊपर। फिर अगर आप आइसक्रीम पे देखते हो तो 9 + 9 18% का GST लगने वाला है, जिसमें से 9% CGST को जाएगा, 9% SGST को जाएगा। मतलब अगर 18% आप निकालते हो 200 का तो आपको 18% बोल रहा हूँ, 9%, क्योंकि 18 टोटल है, 9% यहाँ पे जाने वाला, 9% यहाँ पे। तो 9% निकालोगे तो 9 टू ज़ा 18 रुपीज़ चला जाएगा यहाँ पे, और 18 रुपीज़ चला जाएगा यहाँ पे। 18 + 18 36, तो 236 आपका टोटल टैक्स वाला अमाउंट हो जाएगा टैक्स के साथ में। अब यहाँ पे ब्रेड पे अगर आप देखते हो तो 0% है, ब्रेड पे कोई टैक्स नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ जो 35 रुपीज़ था वो 35 रुपीज़ ही रहेगा। और लेकिन बटर के ऊपर आप देख रहे हो तो 6 + 6 12% टैक्स है, तो 6% 125 का 7.50 रुपीज़ यहाँ पे चला जाएगा, 7.50 रुपीज़ यहाँ पे चला जाएगा, तो 140 हो रहा है। तो ये जो अमाउंट है ये टैक्सेबल अमाउंट है, जिस पे अभी तक आपने टैक्स दिया नहीं है, और ये जो अमाउंट है ये टैक्स के साथ अमाउंट है, और ये इंडिविजुअल अमाउंट था। और अब यहाँ पे जाके आपको टोटल करना है, तो 723 रुपीज़ आपने टोटल GST के साथ पे किया है, जिसमें से 41.70 जो GST था वो CGST था, और 41.70 जो था वो SGST था। तो ये टैक्स इनवॉइस आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि इसके बेस पे मतलब सम्स भी हैं इससे, और आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 पे और शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 4.1। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि पवन मेडिकल सप्लाईज मेडिसिन। तो पवन मेडिकल जो है वो मेडिसिन सप्लाई करता है, इसका मीनिंग ये हो गया। फिर आगे लिखा कि ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ GST इज़ 12%। तो उनके मेडिकल शॉप में कुछ मेडिसिन ऐसे हैं जिनके ऊपर जो GST का रेट है वो 25% है। देन व्हाट इज़ द रेट ऑफ CGST एंड SGST। तो देखिए जैसे हमने डिस्कस किया था इनवॉइस में कि GST अगर 12% है तो उसका हाफ CGST होता है और उसका हाफ SGST होता है। तो इसका मतलब है कि 6% CGST रहेगा और 6% क्या रहेगा SGST। तो आंसर एकदम सिंपल है, आपको सिर्फ इतना लिखना है कि रेट ऑफ GST ऑन मेडिसिन इज इक्वल टू 12%, और फिर आपको बोलना देयरफॉर रेट ऑफ CGST इज 6% एंड रेट ऑफ SGST इज 6%, बस इतना करना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका फिनिश हो जा रहा है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड में क्या लिखा है कि ऑन सर्टन आर्टिकल इफ़ रेट ऑफ CGST इज़ 9%। कुछ आर्टिकल है जिसके ऊपर CGST का रेट 9% है, याद रखिए CGST का। देन व्हाट इज़ द रेट ऑफ SGST। तो आपको पता है कि CGST और SGST सेम होता है, तो अगर CGST 9% है तो SGST भी 9% रहेगा। लेकिन आगे क्या पूछा कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ GST। तो GST इन दोनों का डबल होता है, तो अगर ये 9% CGST है, 9% SGST है, तो 18% क्या रहेगा GST रहेगा। तो आपको लिखना है कि रेट ऑफ CGST इज़ 9% जो दिया हुआ है, तो SGST इसके इक्वल में रहेगा। तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर रेट ऑफ CGST इज इक्वल टू रेट ऑफ SGST, और दोनों का आंसर क्या हो जाएगा 9%।
फिर हमसे पूछा है कि जीएसटी इनका डबल होता है, आपको मालूम है, दोनों को प्लस करके मिलता है। हम बोलेंगे रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ सीजीएसटी प्लस रेट ऑफ एसजीएसटी, जिसका मतलब है कि 9% इसका 9% इसका, दोनों को मिलाएंगे तो आपको मिल जाएगा रेट ऑफ जीएसटी 18%। तो सिंपल क्वेश्चन था सेकेंड वाला भी। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है देखिए कि मिसेस रियल पेंट सोल्ड 2 टिन्स ऑफ लस्टर पेंट एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टिन इज ₹2800। तो देखिए मिसेस रियल पेंट ने क्या किया, 2 जो डिब्बे होते हैं लस्टर पेंट के, चमकने वाले पेंट के, उनको उन्होंने सोल्ड किया, बेचा, 2 डब्बे बेचा है, याद रखिए। और लेकिन यहाँ पे जो दिया है टैक्सेबल अमाउंट, तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टिन इज ₹2800। एक डिब्बे का जो रेट है वो है 2800, लेकिन उन्होंने बेचा 2 डब्बा, तो जीएसटी आपको एक डब्बे पे थोड़ी देना है, दोनों डब्बे पे उनको देना है। तो देखिए अब क्या लिखा कि द रेट ऑफ जीएसटी इज 28%, जीएसटी का रेट दिया, ना कि सीजीएसटी का, कि आपको डबल करना पड़ेगा, जीएसटी दिया है। तो अगर जीएसटी का रेट है 28%, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, परसेंटेज नहीं बोला है। अगर बोला रहता फाइंड द रेट ऑफ सीजीएसटी तो आप 28% का हाफ करते थे, बोलते थे 14% होता था। अमाउंट पूछा है कितना पैसा सीजीएसटी करेगा और कितना पैसा एसजीएसटी करेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि एक डिब्बे का अगर 2800 है तो 2 डिब्बे का कितना हो जाएगा 5600, राइट। तो 5600 रुपीज़ है, उसका आपको 28% जीएसटी अमाउंट निकालना पड़ेगा। फिर वो जीएसटी का अमाउंट रहेगा, उस जीएसटी के अमाउंट को 2 हाफ में डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक अमाउंट बनेगा सीजीएसटी का और एक अमाउंट बनेगा एसजीएसटी का। तो चलिए ये सारी चीज़ हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो चलिए पहले एक टिन का जो टैक्सेबल अमाउंट है वो 2800 रुपीज़ है, वो लिख के बताते हैं। और यहाँ पे लिखते हैं कि टैक्सेबल अमाउंट या वैल्यू ऑफ ईच टिन लिखे या 1 टिन लिखे, ईच टिन इज़ रुपीज़, मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ₹2800। और फिर हम बोलेंगे देयरफॉर 2 टिन का कितना हो जाएगा, 2 टिन्स का कितना होगा, या बेटर रहेगा आप ऐसे लिखिए जो सिंबल है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर टैक्सेबल अमाउंट या टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 टिन्स विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2800, जिसका वैल्यू आ जाएगा 5600। तो टोटल 5600 का वो लस्टर पेंट है, टैक्सेबल अमाउंट है, अभी इस पर टैक्स दिया नहीं गया है। और जीएसटी का रेट कितना दिया 28%। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि रेट ऑफ जीएसटी तो वो है 28%। तो ये रेट ऑफ जीएसटी है। और जीएसटी क्या होगा, फिर जीएसटी का जो रुपीज़ रहेगा जीएसटी, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 28% 5600 का फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिसके लिए आप क्या करोगे, जीएसटी मतलब अमाउंट विच इज़ इक्वल टू 5600 मल्टीप्लाई बाय 28% है, मतलब 28 डिवाइड बाय 100, जितना परसेंट रहेगा उतना डिवाइड बाय 100 करना है आपको। अब देखिए ये दोनों जीरो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, ये दोनों जीरो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, 56 को 28 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर जीएसटी इज़ इक्वल टू 56 इंटू 28 को मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ, तो वो मिल रहा है 1568 रुपीज़, इतना मिल रहा है। तो ये जीएसटी का अमाउंट है। और हमसे जीएसटी अमाउंट नहीं पूछा, हमसे पूछा देन फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी सेम होता है और दोनों भी जीएसटी के हाफ होते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि सीजीएसटी इज़ इक्वल टू एसजीएसटी एंड बोथ आर हाफ ऑफ जीएसटी के हाफ हो जाएंगे। और जीएसटी आपको मिला है 1568, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 1568, तो आप कैंसिल करिए, 2 7 ज़ा 14, एक बच रहा है, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, तो 784 हो रहा है। तो 784 रुपीज़ सीजीएसटी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, और 784 एसजीएसटी है जो स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। तो फाइनली हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते हैं कि द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज़ ₹784 एंड एसजीएसटी इज़ ₹784 चार्ज इन टैक्स इनवॉइस। तो देखिए मैं एक बार आपको बता रहा हूँ, ये अमाउंट पूछा था, इसके लिए हमने अमाउंट बताया है। कभी कभी रेट पूछेगा तो आपको 14% बताना पड़ेगा। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन के बाद अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ये फोर्थ क्वेश्चन है और इसमें क्या लिखा है कि द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ए रिस्ट वॉच बेल्ट इज़ ₹586। तो एक रिस्ट वॉच का बेल्ट है, ना कि वॉच है, उसका टैक्सेबल वैल्यू है, मतलब अभी तक टैक्स दिया नहीं गया। ये याद रखिए, टैक्सेबल वैल्यू उस पैसे को बोलते हैं जिसके ऊपर अभी तक टैक्स दिया नहीं गया।
तो 586 रुपीज़ है। अब वहाँ पे शॉपकीपर ने क्या बोला कि रेट ऑफ जीएसटी इज़ 18%, तो उसने बोला कि इसके ऊपर आपको 18% का जीएसटी भी लगने वाला है। तो हमसे पूछा कि देन व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर। तो यहाँ पे कोई सीजीएसटी या एसजीएसटी नहीं पूछा है, आपको सिर्फ इतना बताना है कि उस कस्टमर को टोटल कितने पैसे वो शॉपकीपर को देना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, 586 रुपीज़ का 18% फाइंड आउट करना है, वही आपका क्या रहेगा जीएसटी का अमाउंट विथ जीएसटी, जो जीएसटी के साथ दिया जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते लिखते हैं। पहले लिखते हैं कि टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ए रिस्ट वॉच विच इज़ 586 रुपीज़। और फिर हम रेट ऑफ जीएसटी भी लिखते हैं कि रेट ऑफ जीएसटी वो दिया है 18%। तो जीएसटी कैसा मिलेगा, तो जीएसटी का जो अमाउंट है वो आपको टैक्सेबल वैल्यू जो है 586 उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा परसेंट ऑफ जीएसटी, तो 18/100, जिसमें से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 ज़ीरो के बाद आपको प्लेस करना है। जैसे 586 को अगर आप 18 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलेगा 10548। तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मिल रहा है, लेकिन नीचे आपके पास 100 और है। तो 100 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको मालूम है कि 2 ज़ीरो तो 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो जिसका फाइनल वैल्यू हो जाएगा 105.48। तो इतना जीएसटी का अमाउंट है 105.48। तो जो भी रिस्ट वॉच है उसके ऊपर 105.48 रुपीज़ और ऐड होगा, तब जाके आपको उतना पैसा देना पड़ेगा। फिर से आपको बता रहा हूँ, इतना अमाउंट है जो प्रिंटेड लिखा हुआ है, जो प्रिंटेड प्राइस आप बोल सकते हो, जो उस वॉच के बेल्ट के ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन जब आप पेमेंट करने जाओगे तो आपको 18% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और वो 18% एक्स्ट्रा कितना हो रहा है 105.48। तो ये दोनों को मिलाओगे तब जाके आपका पूरा अमाउंट होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि देयरफॉर कि टोटल प्राइस विथ जीएसटी इज़ इक्वल टू, ये दोनों को प्लस करना है आपको, 586 प्लस 105.48। तो चलिए इसको प्लस करके यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, जो मिल रहा है 691.48 रुपीज़। तो ये अमाउंट वो अमाउंट है जो कस्टमर को शॉपकीपर को देना है। तो हम यहाँ पे लास्ट में लिखते हैं कि देयरफॉर द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर कस्टमर इज़ ₹691.48। तो चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें क्या लिखा है कि द टोटल वैल्यू विथ जीएसटी ऑफ ए रिमोट कंट्रोल्ड टॉय कार इज़ ₹1770। तो यहाँ पे देखिए कि इस बार जो ये अमाउंट आप देख रहे हो ये टैक्सेबल अमाउंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है कि द टोटल वैल्यू विथ जीएसटी, मतलब उसने जो कस्टमर था उसने जो अमाउंट 1770 रुपीज़ पे किया है उसके अंदर उसने जीएसटी भी दे दिया है। तो ये 1770 रुपीज़ जो है वो जीएसटी के साथ का पैसा है, तो इसको टैक्सेबल अमाउंट नहीं बोलेंगे। ये टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी ये दोनों है। फिर आगे हमको क्या बताया है कि रेट ऑफ जीएसटी इज़ 18% ऑन टॉयज़। तो उस रिमोट कंट्रोल टॉय का जो रेट या टॉयज़ पे बोला है, तो मतलब इस पे भी वही रहेगा। तो उसके ऊपर जीएसटी कितना 18% है, मतलब 18% जीएसटी था जब उसने ख़रीदा था। तो जो भी अमाउंट में जो भी प्रिंटेड अमाउंट था उसके ऊपर उसने जब टैक्स भी भर दिया तो 1770 था, लेकिन उसने टैक्स जो भरा था वो 18% भरा था। तो हमसे पूछा कि फाइंड द टैक्सेबल अमाउंट। तो यहाँ पे आप समझिए आपको टैक्सेबल अमाउंट फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये नहीं दिया आपको टैक्सेबल अमाउंट, ये टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी है। फिर आपको सीजीएसटी बताने का है और आपको एसजीएसटी। तो सीजीएसटी एसजीएसटी बहुत इजी है, वो तो आपको पता है कि जीएसटी मिलेगा तो आप दोनों को हाफ कर दोगे, तो ये बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन हाँ, टैक्सेबल वैल्यू किस तरह निकालोगे। अब एक एग्जांपल आपको बताता हूँ कि जैसे कोई प्रोडक्ट है और उसका जो प्राइस है एमआरपी जो लिखा हुआ है प्रिंटेड प्राइस वो 1000 है, और आप उसको परचेज़ करना चाहते हो, लेकिन आपको उस पर 18% जीएसटी भी देना है। तो आप कितना जीएसटी दोगे, मतलब कितना टोटल आपका अमाउंट होगा। यहाँ पे 1000 टैक्सेबल अमाउंट है। अब ये जो अमाउंट है ये टैक्सेबल अमाउंट नहीं है, मैं आपको बार बार यही चीज़ बता रहा हूँ। तो आप ये टैक्सेबल अमाउंट है, इसके ऊपर भी आपको टैक्स भरना है कितना 18%। तो आप क्या करोगे, आप चेक करोगे कि 18% कितना होगा। तो सीधी सी बात, इन दोनों को आपको मतलब 1000 को आपको 18/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आप 1000 को 18/100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 180 रुपीज़। तो आपको ये पता चला कि 1000 की जो चीज़ है मुझे उसके ऊपर 180 रुपीज़ और देना पड़ेगा, तब जाके आपका जो अमाउंट है वो जीएसटी के साथ हो जाएगा। तो 1000
118, टोटल 1180 रुपीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, शॉपकीपर को देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप समझिए कि ये जो है ये अमाउंट जो है वो टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी है, और ये जो है ये टैक्सेबल अमाउंट है। तो हमारे पास ये जो है ये इस कंडीशन वाला है, हमको इस तरीके का कोई चीज़ फाइंड आउट करना है। मतलब मैं इजी क्वेश्चन है, मैं बेवजह आपको इतना ज़्यादा बता रहा हूँ कि ये जो अमाउंट है ये टैक्स के साथ है, आपको विदाउट टैक्स का अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो अब ये जो चीज़ मिला है आपको कैसे मिला बताइए। आपने जो टैक्सेबल अमाउंट था वो और उसके ऊपर जो जीएसटी आपको देना था वो दोनों को आपने ऐड किया, तब जाके आपको ये अमाउंट मिला है। तो हमारे लिए जो ये अमाउंट है 1170 वो कैसे मिला होगा, तो उसका जो टैक्सेबल अमाउंट रहा होगा वो प्लस उसका जो जीएसटी रहा होगा उन दोनों को ऐड करने पे ये मिला होगा। तो अब ये कंसेप्ट के ऊपर हम फाइंड आउट करते हैं कि किस तरह हम टैक्सेबल अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास टैक्सेबल अमाउंट है ही नहीं, हम अज्यूम करते हैं यहाँ पे कि लेट द टैक्सेबल अमाउंट या वैल्यू ऑफ ए रिमोट कंट्रोल टॉय कार इज, पूरा लिखना है आपको, तो रिमोट कंट्रोल्ड टॉय कार इज, एक मिनट, टॉय कार इज इक्वल टू एक्स रुपीज़। आप समझिए एक्स रुपीज़ है, आपको नहीं पता तो आपने एक्स अज्यूम कर लिया उसको, जो आपको टैक्सेबल अमाउंट है उसको आपने एक्स अज्यूम किया है। अब रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया है 18%, तो आप यहाँ पे लिखो कि रेट ऑफ जीएसटी जो दिया है 18%। तो ये रेट ऑफ जीएसटी है ना कि जीएसटी अमाउंट है। तो जीएसटी अमाउंट आपको चाहिए क्योंकि ये जो पैसा है ये वाला पैसा, उसमें जीएसटी का अमाउंट और टैक्सेबल वैल्यू दोनों को प्लस करना है। जबकि आपके पास टैक्सेबल वैल्यू आ चुका है जो आपने एक्स अज्यूम किया, ये चीज़ नहीं आया है। तो ये चीज़ कैसे मिलता है, ये चीज़ देखिए 180 रुपीज़ कैसे मिला आपको, आपने टैक्सेबल अमाउंट के साथ 18% को मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे आपको वही करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर जीएसटी अमाउंट विच इज़ इक्वल टू टैक्सेबल अमाउंट, जो हमने एक्स अज्यूम किया है एक्स, उसको मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज ऑफ जीएसटी 18% था, यहाँ पे भी 18% है, तो 18/100। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आपको मिल जाएगा x इंटू 18 अपॉन 100। तो बस इतना आप कर सकते हो। तो ये जो है ये जीएसटी का अमाउंट है, ये वाला चीज़। तो 18x/100 जो है ये जीएसटी का अमाउंट है, x जो है वो टैक्सेबल अमाउंट है। जब आप दोनों को प्लस करोगे तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 1770, क्योंकि ये वो पैसा है जिसके अंदर टैक्सेबल अमाउंट भी है जो अभी तक हमको पता नहीं है, जो हमने एक्स अज्यूम किया है, और उसी टैक्सेबल अमाउंट का 18% जीएसटी भी है। तो अब आपको ये इक्वेशन लिखना है और इसको सॉल्व करना है। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि देयरफॉर x टैक्सेबल अमाउंट प्लस 18x/100 जीएसटी अमाउंट इज इक्वल टू टोटल वैल्यू विथ जीएसटी जो है 1770 विच इज़ इक्वल टू 1770। तो ये आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो किस तरह इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये जो 100 है डिनोमिनेटर में, इससे रीड ऑफ होने के लिए आप सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखिए कि मल्टीप्लाइंग बाई 100 वी गेट, तो क्या मिल जाएगा देखिए, इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100x हो जाएगा, प्लस जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 18x हो जाएगा। तो 18x और विच इज़ इक्वल टू, जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो 2 0 और चला जाएगा मतलब आ जाएगा 1770 है, 2 0 और आ जाएगा। फिर इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो 118x हो जाएगा, 118x विच इज़ इक्वल टू 177 और 000। फिर x का वैल्यू फाइंड करना है क्योंकि x ही हमारा टैक्सेबल अमाउंट है, तो देयरफॉर x जो है वो हो जाएगा 177000 डिवाइड बाय 118। अब आपको ये चीज़ को डिवाइड करना है, जो आपको मिल रहा है 1500 आप डिवाइड कर लीजिए। तो x का वैल्यू अगर आपको 1500 मिला है तो टैक्सेबल वैल्यू जो है वो आपको मिल चुका है। तो यहाँ पे हम फाइनली लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि देयरफॉर द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ए कार इज़ ₹1500 रिमोट कंट्रोल टॉय कार, ऐसा आप लिखिए। तो देखिए यहाँ तक आपको टैक्सेबल वैल्यू मिला है, लेकिन आपसे CGST और SGST भी पूछा है। आपको मालूम है कि दोनों भी अमाउंट सेम होगा और दोनों भी अमाउंट GST के अमाउंट का हाफ होगा। तो GST ही हमारे पास अभी तक नहीं है,
तो जीएसटी हमने फाइंड आउट क्या किया था 18x अपॉन 100। तो जहाँ पे x जो है था टैक्सेबल अमाउंट था, जो हमको मिल चुका है यहाँ पे 1500। तो यहाँ पे अगर हम 1500 लिख के इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जीएसटी का अमाउंट मिलेगा। जैसे आपको जीएसटी का अमाउंट मिलेगा आप क्या कर सकते हो, दोनों को हाफ कर सकते हो। तो हम यहाँ पे लिखते हैं आगे वाले स्लाइड में कि जीएसटी इज इक्वल टू 18x अपॉन 100, जिसमें से x को रिप्लेस करेंगे 1500 से। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं कि नाउ या देयरफॉर लिखिए, देयरफॉर जीएसटी जो है वो हो जाएगा 18x अपॉन 100, जिसका मीनिंग हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 1500 जो आपको टैक्सेबल अमाउंट मिला है, और अपॉन 100, जिसमें से ये दोनों ज़ीरो कैंसिल हो रहा है। आपको 18 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, आपको जीएसटी मिल जाएगा। तो देयरफॉर जीएसटी विच इज़ इक्वल टू, तो वो मिलेगा आपको 270 रुपीज़। तो 270 रुपीज़ जीएसटी मिला है, और आपको सी जीएसटी और एस जीएसटी निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सी जीएसटी इज़ इक्वल टू एस जीएसटी, और विच इज़ हाफ ऑफ जीएसटी, हाफ इंटू जीएसटी। और फिर यहाँ पे लिखते हैं कि विच इज़ इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय 270। तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो विच इज़ इक्वल टू 135। तो फाइनली आपको लिखना है कि देयरफॉर सी जीएसटी इज़ इक्वल टू एस जीएसटी विच इज़ इक्वल टू रुपीज़ 135। तो इस तरीके से करना है। तो चलिए 5th क्वेश्चन फिनिश होता है, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए 6th क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें क्या लिखा है, टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाइड एन एसी ऑफ 1.5 टन टू ए कंपनी। तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स है जिसका नाम टिप टॉप है, उसने क्या किया है, एक कंपनी को 1.5 टन का एसी सप्लाई किया है। तो ये उसका वेटेज है 1.5 कूलिंग कैपेसिटी है। तो ये वो कोई नंबर नहीं जिसको आपको यहाँ पे सॉल्व करने में यूज़ करना है। तो ये आप समझिए टन, जो एसी का आपको पता है डिफरेंट वेटेज होता है, रेट होता है उसका। तो 1.5 टन का एसी है जिसकी कूलिंग कैपेसिटी बताता है ये चीज़। तो अब यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है कि कॉस्ट ऑफ द एसी सप्लाइड इज़ रुपीज़ 51,200 विथ जीएसटी। तो ये जो एसी इन्होंने कंपनी को दिया है उसका जो कॉस्ट है, उसकी जो प्राइस है वो 51,200 है, जिसके अंदर जीएसटी इंक्लूडेड है। तो ये जो अमाउंट है ये टैक्सेबल अमाउंट नहीं है स्टूडेंट्स, ये आप याद रखिए, क्योंकि इसके साथ टैक्स ऑलरेडी भर चुका है। तो एक क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए कि आपको फाइंड आउट करना है टैक्सेबल वैल्यू, जो इसके पहले 5th क्वेश्चन में हमने ऐसा ही किया था, वहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू हमको पूछा था। तो वो जैसा हमने वहाँ पे किया था वो चीज़ यहाँ पे करना है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है कि रेट ऑफ सी जीएसटी ऑन एसी इज़ 14%। तो सी जीएसटी दिया है, जबकि टैक्स जो जीएसटी लगता है वो आपको पता है कि सी जीएसटी और सी जीएसटी का डबल होगा 28%। सी जीएसटी आपको पता है, आप 14% समझ के कैलकुलेशन पे मत चलना, क्योंकि ये सी जीएसटी दिया है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया है, जीएसटी का रेट नहीं दिया है। फिर हमसे बोला कि देन फाइंड द फॉलोइंग अमाउंट्स एज शोन इन द टैक्स इनवॉइस ऑफ टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उनके इनवॉइस में जो भी टर्म्स रहेंगे उसके क्या क्या वैल्यूज़ रहेंगे वो आपको बताना है। जैसे रेट ऑफ एस जीएसटी आपको बताना है, तो रेट पूछा है, अमाउंट नहीं पूछा है। तो जो रेट रहेगा सी जीएसटी का वही रेट रहेगा एस जीएसटी का, आपको मालूम है। तो इसका आंसर 14% आएगा, जो हम अभी लिखेंगे। रेट ऑफ जीएसटी बोला है, आपको पता है कि जीएसटी का रेट सी जीएसटी के रेट से या एस जीएसटी के रेट का डबल होगा, तो 14 का डबल 28 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टैक्सेबल वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये टैक्स भरने के बाद का वैल्यू है, टैक्स के पहले का वैल्यू जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। और बस यही आपको क्वेश्चन नंबर 5 फॉलो करना है, जहाँ पे आपको अज्यूम करना है कि लेट द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एसी बी एक्स, देयरफॉर जीएसटी वो जैसा मिला था 18x अपॉन 100 वैसा यहाँ पे आपको मिलेगा 28x अपॉन 100। उसके बाद फिर हम ये वाला अमाउंट जैसा, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 जैसा था पूरा का पूरा वैसे ही रहेगा। एक बार टैक्सेबल वैल्यू आपको मिलेगा तो जीएसटी का एक्चुअल अमाउंट मिल जाएगा आपको, सी जीएसटी का भी अमाउंट मिल जाएगा, एस जीएसटी का भी अमाउंट मिल जाएगा। आपको ये दोनों में समझना है कि रेट कुछ अलग होता है और अमाउंट कुछ अलग होता है, आप समझ चुके रहोगे। रेट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज होता है और अमाउंट इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ होता है। तो हमको इतनी सारी चीज़ें करना है बहुत ईजी। ये चीज़ अगर आपको मिल गया तो आपका सारा काम हो जाएगा, यहाँ का तीनों काम, और ये तो है यहीं से मिल जाएगा। तो चलिए रेट ऑफ एस जीएसटी फाइंड आउट करते हैं। अगर रेट ऑफ सी जीएसटी 14% है तो एस जीएसटी भी सेम रहेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम कि रेट ऑफ सी जीएसटी इज़ इक्वल टू रेट ऑफ एस जीएसटी। और फिर हम बोल सकते हैं डायरेक्टली कि देयरफॉर रेट ऑफ एस जीएसटी
इज़ इक्वल टू 14%। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड में आपको पूछा है रेट ऑफ जीएसटी, तो आप यहाँ पे लिखोगे कि रेट ऑफ जीएसटी इज़ 2 टाइम्स रेट ऑफ सीजीएसटी या एसजीएसटी, कुछ भी लिख दीजिए। चलिए सीजीएसटी लिखते हैं यहाँ पे, सीजीएसटी। तो विच इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 14%, और जिसका आंसर आ जाएगा 28%। तो जीएसटी 28% है, और यहाँ पे जो अमाउंट दिया है 51,000 वो जीएसटी का के साथ दिया है। तो आपको ये वाला परसेंटेज लेके चलना है जब आप टैक्सेबल अमाउंट फाइंड आउट करोगे। तो चलिए अब हम थर्ड वाला जो है वो फाइंड आउट करते हैं, और जिसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि लेट द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एसी बी एक्स रुपीज़। यहाँ पे लिखते हैं कि लेट द टैक्सेबल वैल्यू या अमाउंट लिखिए, अमाउंट ऑफ AC बी या बी लिखे चलेगा, रुपीज़ एक्स। तो ये टैक्सेबल अमाउंट है। आपको मैंने फिफ्थ क्वेश्चन में अच्छे से समझाया ये चीज़ किस तरह करते हैं। तो अब यहाँ पे जीएसटी निकालते हैं। तो आपको मालूम है कि जीएसटी क्या हो जाएगा, देयरफॉर जीएसटी जो रहेगा वो जो टैक्सेबल अमाउंट रहेगा उसके, या रेट ऑफ जीएसटी आप पहले बता दीजिए, उसके बाद हम जीएसटी निकालते हैं। तो लिखिए कि रेट ऑफ जीएसटी जो हमारे पास है 28%, क्योंकि 14% जो है वो सीजीएसटी है। और अब जीएसटी निकालेंगे और लिखेंगे देयरफॉर जीएसटी इज इक्वल टू टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ जीएसटी, मतलब 28/100। और जिसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 28x/100। ये पूरा कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 5 में अच्छे से समझाया गया है स्टूडेंट्स। अब देखिए आपके पास जीएसटी आ चुका है, ये जीएसटी है, आपके पास टैक्सेबल अमाउंट आ गया है। तो आपको पता है कि अब ये जो टैक्सेबल अमाउंट के साथ जीएसटी के साथ जो अमाउंट है वो कैसे मिलता है। तो आपका ये मतलब टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी इज़ इक्वल टू दिस अमाउंट, ऐसा मिलेगा आपको। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि नाउ टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी अमाउंट, मतलब 28x/100 विल बी द अमाउंट जिसके अंदर दोनों भी रहेगा, टैक्स भी रहेगा और ये भी रहेगा टैक्सेबल अमाउंट। तो वो हो जाएगा आपके पास 51,200। अब आपको फिर से क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बाय 100 करना है, सो दैट ये 100 यहाँ से चला जाए। तो यहाँ पे लिखते हैं कि मल्टीप्लाइंग, प्लीज़ आप लिखिए बाई 100 वी गेट। तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x मिल जाएगा आपको। यहाँ पे जब आप 100 से मल्टीप्लाई तो दोनों 100 कैंसिल हो जाएगा, 28x हो जाएगा। और यहाँ पे अगर 100 आप मल्टीप्लाई करो तो 51200 ऑलरेडी है, 100 का 2 0 और आ जाएगा। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 128x हो रहा है, विच इज़ इक्वल टू 5120000। फिर आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे जाके डिवाइड करना है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि ये 128 वहाँ पे जाएगा, तो देयरफॉर x विच इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स 0 डिवाइड बाय 128। इसमें से देखिए 128 और 512 को डिवाइड करेंगे अगर, तो 128 4 आपको मिलता है 512, और फिर 4 टाइम्स 0 जो बच रहा है वो यहाँ पे रहेगा। तो आपको 40,000 मिल जाएगा। तो आपको वैल्यू जो मिला x का वो मिला 40,000। और फिर आपको सिर्फ लास्ट में लिखना है कि देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC इज़ 40,000 रुपीज़। फिर इसके बाद हम ये फाइंड आउट करेंगे टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब देखिए जीएसटी हमारे पास अभी फ़िलहाल क्या है 28x/100, जिसमें से x का जो वैल्यू है वो 40,000 आपके पास है। तो इसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे हम। तो फोर्थ क्वेश्चन के लिए टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी बोला है, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो लिखेंगे जीएसटी विच इज़ इक्वल टू 28x/100। तो यहाँ पे लिखते हैं कि जीएसटी विच इज़ इक्वल टू 28x/100, जिसमें से x आपको मिला है 40,000। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 28/100 मल्टीप्लाई बाय 40,000, जिसमें से ये 2 0 कैंसिल हो रहा है। फिर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 8 32, 2 3 4 2 8 9 10 11 और ये 2 0। तो जीएसटी का जो अमाउंट है वो 11,200 रुपीज़ हो रहा है यहाँ पे। अब अमाउंट ऑफ CGST और अमाउंट ऑफ SGST आप एक साथ निकाल लीजिए, 5th और 6th एक साथ क्वेश्चन कर दीजिए।
तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सी जी एस टी इज़ इक्वल टू एस जी एस टी एंड विच इज़ हाफ ऑफ जी एस टी, और विच इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ 11,200। तो 2 5 ज़ा 10, एक बचता है 2 6 ज़ा 12 और ये 2 0 विच इज़ इक्वल टू 5,600। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर सी जी एस टी इज़ इक्वल टू 5,600 रुपीज़ और एस जी एस टी भी सेम रहेगा। तो चलिए इस तरह हमको ये फाइंड करना था इजी सम से। चलिए 6 के बाद लास्ट सम देखते हैं 7th वाला। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन 7th वाला देखते हैं, और इसमें क्या लिखा कि प्रसाद परचेज्ड ए वॉशिंग मशीन फ्रॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। तो महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में से प्रसाद ने क्या किया, वॉशिंग मशीन को परचेज़ किया, ख़रीदा, ठीक है। फिर यहाँ से आपका क्वेश्चन समझिए, यहाँ पे तो कोई मतलब नहीं। आगे क्या लिखा है, द डिस्काउंट ऑफ 5% वॉज गिवन ऑन द प्रिंटेड प्राइस ऑफ ₹40,000। तो वो जो वॉशिंग मशीन था उसके ऊपर जो प्राइस छपा हुआ था, प्रिंट हुआ था, वो था 40,000 रुपीज़, और उसके ऊपर टैग लगा था 5% डिस्काउंट का। तो आपको पता होगा स्टूडेंट्स, आपने खुद बहुत सारी शॉपिंग भी की है मॉल में। डिस्काउंट का मतलब आपको पता है कि 5% आपको कम देना है उससे पैसा। मतलब यहाँ तक प्रसाद को ये लग रहा है कि 40,000 रुपीज़ का जो 5% होगा वो मैं कम करूँगा और फिर जो बचा हुआ पैसा रहेगा वो दूंगा। ये प्रसाद को ऐसा लग रहा है। लेकिन आप आगे चलिए, रेट ऑफ जीएसटी चार्ज वॉज 28%। लेकिन जैसे काउंटर पे प्रसाद पहुँचता है 40,000 में से 5% कम करके जो पैसा है वो देने को चलता है, तो वहाँ से उसको सुनाई देता है, समझ में आता है कि वॉशिंग मशीन पे उसको 28% जीएसटी भी लगेगा। तो इसका मतलब है कि अब 40,000, देखिए एक तो आपको बता रहा हूँ टैक्सेबल अमाउंट किसको बोलेंगे यहाँ पे, क्या इसके ऊपर टैक्स लगने वाला है 28%? तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज ये अमाउंट वो नहीं देने वाला है। फ़िलहाल उसके अंदर 5% चले जाने वाला है, क्योंकि डिस्काउंट मिल रहा है, उसको छूट मिल रहा है, आपको पता है ये सारी चीज़। तो जब 40,000 का 5% आप कम करोगे तो जो अमाउंट बचेगा वो होगा टैक्सेबल अमाउंट, उसका जीएसटी लगेगा 28%। तो वो अमाउंट फिर से उसको ऐड करना है, फिर जो अमाउंट होगा वो जाके उसको देना पड़ेगा। और फिर इसीलिए हमसे पूछा है कि फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। तो आखिर प्रसाद ने कितने रुपए में वो वॉशिंग मशीन खरीदा है, जिसको हम परचेज प्राइस बोलेंगे। और आगे क्या लिखा है कि ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ सी जी एस टी एंड एस जी एस टी। ये तो कोई बड़ी क्वेश्चन है ही नहीं, आपको पता है। जैसे आपको जी एस टी का अमाउंट मिल जाएगा हर बार, हम पीछे दो क्वेश्चन में वही किए हैं, सी जी एस टी और एस जी एस टी का अमाउंट आपको मिल जाएगा। तो आपका इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है परचेज प्राइस। और वो परचेज प्राइस आपको कैसे मिलेगा, पहले तो आपको 40,000 में से 5% जो डिस्काउंट है वो कम करना पड़ेगा, वो आपका टैक्सेबल अमाउंट बनेगा। फिर उसके ऊपर आपको 28% जीएसटी ऐड करना पड़ेगा, फिर जाके ये परचेज प्राइस मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं प्रिंटेड प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन सबसे पहले। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रिंटेड प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। तो प्रिंटेड प्राइस यहाँ पे है, तो वो है ₹40,000, लेकिन उसे 5% का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब उसे कुछ पैसे कम करना पड़ेगा। तो वो कितना कम करना पड़ेगा वो यहाँ पे लिखते हैं। और यहाँ पे लिखते हैं कि रेट ऑफ डिस्काउंट, रेट ऑफ डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का जो रेट है वो 5% है। अब 5% आपको निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर डिस्काउंट। तो किस तरह, बस 5% है, मतलब 40,000 का 5% निकालिए। तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 5% मतलब 5/100। फिर ये 2 0 यहाँ पे जा रहा है, तो ये 2 0 और 5 4 20, 5 4 20 और ये 2 0 मतलब 2,000। तो 2,000 रुपीज़ उसको कम करना है। 40,000 के जगह पे डिस्काउंट के हिसाब से देखा जाए तो 2,000 रुपये उसे कम करना है। तो टैक्सेबल अमाउंट आपको 38,000 मिलेगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि देयरफॉर टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू 40,000 माइनस 2,000। 40,000, एक मिनट, 40,000 माइनस 2,000, जिसका वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 38,000। तो देखिए अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने सिर्फ 2 लाइन यहाँ तक का आंसर निकाला है। क्या कि पहले लाइन का कोई मतलब नहीं था, उसने वो महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के अंदर एंट्री किया, कोई मतलब नहीं हमको। फिर उसने एक वॉशिंग मशीन देखा 40,000 का,
तो उसने लेने की कोशिश किया, 5% उसको डिस्काउंट दिखा, बहुत खुश हुआ, तो उसने 5% कैलकुलेट किया, तो उसको पता चला 2,000 रुपये होता है 5%। तो उसने 40,000 में से 2,000 रुपये कम करके 38,000 रुपये को एडजस्ट करके खुशी खुशी वो जा रहा था काउंटर पे। अचानक उसको पता चला कि 28% तुझे GST देना है। तो फिर उसको मतलब आप समझ सकते हो, उसको प्रॉब्लम आ गया, बहुत गुस्सा आ गया। तो अब उसको कितना देना है, फ़िलहाल तो वो वॉशिंग मशीन लेकर ही जा रहा है, छोड़ के नहीं जाएगा। तो 28% GST आपको फाइंड आउट करना है। तो वो अब ये इसके आगे का जो स्टेप है वही क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमने किया है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी किया है। तो ये है टैक्सेबल अमाउंट। अब हमको फाइंड आउट करना है GST अमाउंट, जिसके लिए GST का रेट बता के GST अमाउंट निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि रेट ऑफ GST, अब डॉट लिखिए, विच इज़ इक्वल टू 28%। तो GST कितना होगा, तो लिख सकते हैं देयरफॉर GST इज़ इक्वल टू 28% ऑफ 38,000। तो 38,000 मल्टीप्लाई बाय 28% मतलब 28/100। 2 0 यहाँ पे जा रहा है। 380 को आपको 28 से मल्टीप्लाई करना है, तो उसका आंसर मैं लिखता हूँ यहाँ पे। तो वो मिल रहा है 10,640। तो इसका मतलब समझिए 38,000 डिस्काउंट होने के बाद का पैसा, और उसके बाद 10,640 इसमें और ऐड किया जाएगा, तब जाके उसका GST के साथ पैसा पूरा हो जाएगा। तो अब फाइनली परचेज प्राइस में आपको ये दोनों को प्लस करना है। तो ये आपको GST मिला है, GST। तो परचेज प्राइस में आप क्या करोगे, ये टैक्सेबल अमाउंट प्लस GST, तो आपका परचेज प्राइस हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे कि देयरफॉर परचेज्ड प्राइस या परचेज प्राइस इज़ इक्वल टू 38,000, जो कि उसका टैक्सेबल अमाउंट है, प्लस 10,640 जो कि उसका GST है। इतना होगा, जो इसका वैल्यू आपको मिलेगा यहाँ पे 48,640। तो ये अमाउंट उसको देना है, किसको, प्रसाद को। तो प्रसाद को थोड़ा अच्छा नहीं लगा होगा। तो चलिए हमने परचेज प्राइस निकाल लिया। अब हमसे पूछा कि ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST। तो GST अमाउंट मिला है, तो CGST उसका हाफ रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्टली कि CGST विच इज़ इक्वल टू SGST एंड विच इज़ हाफ ऑफ GST। चलिए जगह नहीं है तो आप ऐसा लिख सकते हो, GST डिवाइड बाई 2। तो विच इज़ इक्वल टू GST आपके पास है 10,640 डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 0। तो विच इज़ इक्वल टू 5320 रुपीज़। तो ये CGST और SGST है। तो यहाँ पे आपका सब हो जाएगा। तो चलिए ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, 4.1 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।